अपना अधिकार है। दादा गलती नहीं कर दी भाजपा ज्वाइन करके? ना ना, मेरी अपनी सोच है। अगर मेरे परिवार में या मेरे बड़े परिवार का किसी साथी को चुनाव लड़ा और उसको ये सौभाग्य मिला भिवानी, तो हम दिखाएंगे भिवानी का विकास करके भी कैसे होता है। कोई नंबर ही नहीं है। मैं कहने लग रहा आपको, भिवानी जैसी दुर्दशा तो किसी कस्बे की भी नहीं है। आप भिवानी को तो एक गांव से तुलना करें, भिवानी शहर से नहीं, भिवानी की तुलना किसी गांव से करिए। उस गांव में भी वो सरपंच बेचारा सुबह शाम घूम फिर के देख लेता होगा भी कहाँ पानी नहीं है, कहाँ गली में पानी। दुर्भाग्य क्यों हो रहा है फिर कि मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में किसी नेता को आज तक टिकट के लिए नहीं कहा। तो पद तो है, कद सुनो मांगो किस तरह, किस हक मांगोगे? त्रिपाल वाला नारा जैसा है दादा, दादा हाँ बढ़ते दादा 75 पार नारे वाले जैसा हाल कर दिया। अब की बार भी चेयरपर्सन सीट के लिए भाई भाजपा सबका थपकी मार लग रही है, क्योंकि जो देखा वो भाजपा तरतीब में बैठा कि भिवानी में सुधार की बहुत गुंजाइश है। गंदगी के ढेर पड़े हैं, पानी की समस्या है, लोग आए दिन बेचारी हमारी बहनें माताएं मटके ले लेके प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये बिजली की भारी प्रॉब्लम है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, इस बात के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इतवार को ही हमारे बड़े परिवार के संगठन की मीटिंग होगी। अगर बड़े परिवार ने ये फैसला लिया कि चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से चुनाव बड़े परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता, चाहे वो निर्दलीय रूप में हो। नहीं, निर्दलीय रूप में ही बड़े परिवार के संग। मुख्यमंत्री जी के एसएस बोर्ड के चेयरमैन ने भी काले ब्राह्मण पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चंदोनी जी ने जो कहा कौम के प्रति नहीं कहना चाहिए जी, किसी नेता के प्रति पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं गर्दन काट दूंगा। नमस्कार, मैं अजय, और चर्चा वाय है चुनाव की, क्योंकि 5 साल के बाद हर नेता के लिए या दीपावली की तरह त्यौहार सा है कि पैसे वालों के लिए, दबंगों के लिए, वह एक समाज सेवा करने वालों के लिए। अब वो लकीर रहा लोकतंत्र के हाथ में, और लोकतंत्र यहाँ की जनता। तो फिर से चर्चा चल पड़ी भाई, 4.25 साल पूरे हो गए, तो चर्चा छोड़ दिया, सूरा छोड़ दिया प्रदेश की तरफ से कि अब की बार जनरल महिला चुनाव लड़ेंगी, नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट की हकदार होंगी। तो भाजपा के दिग्गजों ने इंटरव्यू की बातें की, समझ में नहीं आया। तो एक 87 से एमएलए और 90 के दशक में हरियाणा डिप्टी स्पीकर के कुर्सी के ऊपर पदभार संभाला हो वासुदेव शर्मा के रूप में। तो सर, सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। और सुनाओ क्या गल? बहुत अच्छा है, गर्मी का सीज़न है और किसान भी और हरियाणा का क्या सारे देश का सारा नागरिक ये चाहता है कि जल्दी बारिश आए और लोगों को गर्मी से भी राहत मिले और किसानों को भी खुशहाली का दिन देखने को मिले। दादा, भाजपा की कई बार मीटिंग हुई ज़िले के अंदर, प्रदेश के अंदर, और काफ़ी बार लगता कि आपकी दूरियां कुछ ज़्यादा देखी जा सकती है भाजपा के प्रति, चाहे ज़िले की मीटिंग हो चाहे कहीं की मीटिंग। क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अपना एक सिस्टम है काम करने का, और मैं अब ये जो बड़ी मीटिंग हो, जो मुख्यमंत्री जी का कोई आगमन हो या कोई ऐसी बात हो, तो मैं ज़रूर जाऊंगा मीटिंग में। अन्यथा ये जो जिला की मीटिंग होती रहती है, इनके पदाधिकारी करते रहते हैं। जो इनके पदाधिकारी वो मीटिंग करते हैं, करते रहे। इतिहास रहा है, मैंने इतिहास देखा है। आलू बाजार के अंदर मुख्यमंत्री जी आए हैं और माननीय एमएलए साहब के लिए वोट की तैयारी, जब वासुदेव शर्मा जी भाजपा ज्वाइन करें और रातों रात वोट का सर्कुलेशन एक पाबंदी तरफ बातें लोगों की एक यूटर्न हो जाती हैं। तो वासुदेव चेहरा तो है ही नहीं। मैंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में बिताया। मैं 1983 में गांव रेवाड़ी खेड़ा का सरपंच चुना गया।
और 1984 में मैं भिवानी ब्लॉक समिति का चेयरमैन उस वक्त बना था, जिस टाइम हुड्डा साहब कलोई के बने थे, भाई धर्मवीर सिंह बुआनी खेड़ा से ब्लॉक के चेयरमैन बने थे। और उसके बाद 87 में हमने चुनाव लड़ा, एमएलए भी बने। तो मैंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में राजनीतिक क्षेत्र में बिताया। तो निश्चित रूप से अगर कोई चुनाव आता है तो चर्चाओं में रहना तो निश्चित रूप से है ही। तो चर्चा मीठी मीठी चल रही शहर के अंदर कि वासुदेव शर्मा के पुत्र वधू के रूप में भी अब की बार चेयरपर्सन के चुनाव का सीट के ऊपर लड़ा जा सकता है। अभी ये मैंने या मेरे परिवार ने कोई फैसला नहीं लिया। तो लोगों के अंदर चर्चा है। हाँ, ये निश्चित है कि हमारा एक बड़े परिवार के नाम से संगठन है और हम जल्दी उसकी मीटिंग बुलाएंगे। अगर बड़े परिवार के हमारे साथी अगर ये विचार करेंगे कि ये जरूरी नहीं कि मेरी पुत्र वधू या मेरी पत्नी चुनाव लड़े, बड़े परिवार के संगठन से कोई ना कोई चुनाव निश्चित रूप से भिवानी नगर परिषद का चुनाव लड़ेगा। देखिए कौन जावे कि छोटी काशी के अंदर एक अहम रोल रहा है जातीय समीकरण का, आप मानते हैं। तो लगता है कि भाजपा के अंदर ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा, चाहे एमएलए चुनाव की बात हो, चाहे एमपी की बात हो, चाहे नहीं। आप देखिए, आप इस बात को जातिगत आधार से मत जोड़िए। जाति लोगों की भावनाएं लोगों की भावनाओं के साथ साथ देखो, अब हमारे भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाई घनश्याम दास सराफ विधायक हैं। क्या आप ये समझते हैं ब्राह्मणों ने उनको वोट नहीं दिए? अगर भाई घनश्याम सराफ को जी दिए, वो तो आपने रातों दादा समीकरण बदले ना आपने नहीं दादा, आपके आलू बाजार की मीटिंग है कि समीकरण बदला इस लोग इसकी विधानसभा का। वो आपकी बात सही है, लेकिन आप एक बात मान के चलो कि चुनाव में जाति समीकरण होता है, लेकिन सारा दारोमदार जाति समीकरण पर नहीं होता। तो आज भाजपा पार्टी उस जो डिप्टी स्पीकर है उसको इग्नोर सा नहीं कर रही देखी जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं दादा आजकल सुर्खियों में नहीं होता। मैं क्रांतिकारी नेता है, मैं ये नहीं मानता कि कोई अनदेखी हो रही है। मैं उतना ही काम, जितना मैं काम करता हूँ, जितना मुझे कार्य करने की मेरी क्षमता है, उतना ही पार्टी में भी उसका वो रहता है। अब मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे इससे बड़ा लगाव है, किसानी से भी बड़ा लगाव है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है ना, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम से बाहर नहीं जाती कभी जी। उस सिस्टम के तहत ही काम होता है और उसी में हमने हमारे जो अगर दादा बुरा मत मानना, एक डिप्टी स्पीकर रहा हो, एमएलए रहा हो, तो आज क्या वो उस सिस्टम से खुश है? अरे बिल्कुल खुश हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल खुश हूँ मैं किसी बात की एक्सपेक्ट करूंगा जब भी दुखी होगा ना मैं किसी बात की एक्सपेक्टेशन नहीं करता। कुछ करते नहीं, फिर क्या करता हूँ? नहीं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो आज आपके मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। देखो, जहाँ तक शहर की बात, जहाँ छोटी काशी भिवानी की बात, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ जी। अगर आज छोटी काशी जिसने इस हरियाणा को 3 मुख्यमंत्री दिए, जिसमें 10 से ऊपर के 2-2.5 से ज़्यादा के विधायक दिए, मंत्री दिए, और उसके हिसाब से मैं भिवानी के विकास से संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्या कारण है दादा? आपकी आवाज़ में कमी रहेगी या आपके पद में कमी रहेगी? क्योंकि वासुदेव का शर्मा का तो एक चरित्र भी है और छवि भी है। मेरा अकेले की बात थोड़ी ना, नेता तो आप भी फिर ये नहीं, नेता होना ना होना अलग बात है। तो दुर्भाग्य तो फिर भाजपा के लिए आपका कौन हो गया दादा? बुरा दादा क्योंकि आपके छोटी काशी में ये हाल बुरा हाल है और आपने बयां कर दिया। तो आप आज कार्यकर्ता जो आप तो हो उस पार्टी के, चेयरमैन भी आपका है, एमएलए भी आपका है, एमपी भी आपका है दादा। ये जिसकी जिम्मेवारी है ना, आने वाले समय में जनता उससे जवाब मांगेगी। भिवानी में आज वो पोजीशन है कि भिवानी डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, जिसमें वहाँ हमारे ज़िला के सीसर गाँव, सह गाँव से लेके सह, चांग, आपका रिवाड़ी खेड़ा, ढाणी, हरसुख, सरसा, घोगड़ा, फुलपरा, नौरंगाबाद, बामला, नाथवास, कालवास, गुजरानी, इन गाँवों की वो पोजीशन होगी कि पीने के, खेती तो बड़ी दूर बात है, पीने के पानी की भी भारी समस्या है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब क्या करें इसमें, बताओ आप। जहाँ तक मेरी बात है ना, मैं पार्टी में इसी चुनाव में शामिल हुआ था जी। मेरी भारतीय जनता पार्टी में के नेताओं से मेरी कोई वो गुफ्तगू या मेरी कोई नज़दीकियाँ नहीं। तो दादा आपका एक कद बुरा दादा, फिर वही बात है कि कद वाला है दादा, आपका चरित्र और आपका कद, तो क्या आज इन नेताओं से तालमेल खाओ भी है?
नहीं आपको तो तालमेल खाने की बात नहीं, तालमेल क्या, मेरे को दुश्मनी थोड़ी ना है, मेरी दोस्ती है, मेरा भाईचारा है, मेरे साथी हैं, भाई घनश्याम भी साथी है आपके, ये साथ कौन दिखे बुआनी कभी साथ कौन दिखे, बुआनी खेड़ा के विधायक हैं भाई वाल्मीकि जी, वो भी मेरे साथी हैं, धनखड़ साहब भी मेरे मित्र हैं। बात ये नहीं है, बात तो ये है कि हालात ऐसे बन गए, जैसे आप देख रहे हैं जी कि सारे प्रदेश में किसान बैठा है, धरने पे बैठा है। अब उसका कोई कुछ कह नहीं रहा जी, पार्टियां भाषण देती हैं समर्थन की जी, और अपने गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं। जी मैं ये कहता हूँ, जैसे आप किसी एक पार्टी के ले लो, कांग्रेस पार्टी लगा लो, जी, आप दूसरी पार्टियां लगा जी, लो, जो कि समर्थन की बात तो करते हैं लेकिन धरने पे बैठने की हिम्मत नहीं जता पा रहे। जी। अगर ईमानदारी से वो समर्थन दे रहे हैं तो धरने में बैठे। दादा धरना तो आप भी कौन चला रहे? नहीं, मैं तो, मेरे को तो अभी किसी ने इनवाइट किया नहीं। क्यों? नहीं दादा आज आपको फर्ज कौन नहीं किसानी के प्रति? मेरे को किसी ने इनवाइट नहीं किया। अच्छा, आप तैयार हैं? नहीं, मैं तैयार की बात तो अभी नहीं है जी, अभी तो इस बारे में तो विचार किया जाएगा जी, कि ये मांगे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है, किसी भी कौम को, जी, किसी भी नेता को जी, पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए राजनीति में। जी। तो आज कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे चंदूनी जी ने जी, अभी पंजाबी समाज पे जी, जो आक्षेप कर, मैं इस बात से सहमत नहीं। जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, चढ़ुनी को आपने दिख गया नहीं बदल भाषा चढ़ुनी दिख गई, लेकिन साहब जो मुख्यमंत्री आए दिन लाठीचार्ज करवा दे, वो जो काम हो किसान वो सही है क्या? लेकिन सुनो, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं कि किसानों के ऊपर कोई जाति हो तो रही। आप सुनो तो सही, मेरी बात तो पूरी करने दो मुझे। चंदूनी जी ने जो कहा कौम के प्रति नहीं कहना चाहिए जी, किसी नेता के प्रति पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं गर्दन काट दूंगा। मुख्यमंत्री जी के एसएस बोर्ड के चेयरमैन ने भी काले ब्राह्मण पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। गलत बात तो वो भी थी ना। दादा ये बात कर दूं? ये इस बात को आप किसी बात से मत जोड़ो। नहीं दादा, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रजातंत्र में जी, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पर्सनल किसी समाज पे, किसी व्यक्ति पे आक्षेप नहीं करना चाहिए। दर्द है, ये रियलिटी है, निश्चित रूप से है, दर्द है, निश्चित रूप और होना चाहिए। अगर वो दर्द नहीं होगा तो वो उस समाज का नेता क्या? निश्चित रूप से है, मानते नहीं? निश्चित रूप से। अगर दर्द नहीं होगा तो उस समाज का नेता क्या? निश्चित रूप से वो दर्द निश्चित रूप से है। उसके लिए तो मैं आपके सामने कैमरे पे कहने लग रहा हूँ ये बात। मैं डीएनए में एक राजनीति करते हैं, आपके परिवार में दिमाग से करते हैं, सुलझी राजनीति करते हैं, तो क्या आज आपको सार्थक काम करने का आपकी छोटी का सीधी मौका मिल रहा, तो क्यों नहीं आप एक कदम उठा रहे? मैंने आपको, क्योंकि लो भी गर्म हलवा, मैंने आपको मना नहीं किया इस बात के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद इतवार को ही हमारे बड़े परिवार के संगठन की मीटिंग होगी। अगर बड़े परिवार ने ये फैसला लिया कि चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से चुनाव बड़े परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो निर्दलीय रूप में हो। नहीं, निर्दलीय रूप में ही, बड़े परिवार के संगठन के रूप में नो, बड़ा परिवार की तरफ से, बड़ा परिवार संगठन अपना कैंडिडेट निश्चित रूप से उतारेगा, चाहे आपके परिवार के रूप में हो, चाहे किसी अन्य परिवार के रूप से हो। बिल्कुल। तो बाबा दादा जो आज भाजपा के अंदर सीट पे ये टिकट मांगे हैं नेताओं के रूप में और समाज के अंदर एक साख रखते हैं, तो कद के हिसाब से क्या वास्तविकता में उन नेताओं के पीछे खड़े होकर टिकट मांगने का हक है? मैं अपने जीवन में मैंने कभी अनधिकार चेष्टा नहीं की। अच्छा। मैं किसी टिकटार्थी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा। टिकट मांगना लेना वो उनका अपना अधिकार है। दादा गलती नहीं कर दी भाजपा ज्वाइन करके? ना, कतई भी नहीं, 1% भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 370 का जो कश्मीर से उठाई है ना, मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि मोदी जी ने जो 370 हटा के सारे देश में लड्डू बांटे गए थे, खुशी का माहौल। भिवानी में क्या फायदा पहुंचा? भिवानी की व्यवस्था तो डगमगा गई, बात पता है। आप फिर भिवानी तक आऊंगा दादा, छोटी काशी के हो आप। नेशनल मुद्दे को आप भिवानी तक सीमित मत करने की कोशिश करो।
दादा चर्चा तो गर्म, आज माहौल तो मिनिस्टर वो भुट्टो की है। भिवानी का तो मैंने बता दिया अच्छा कि भिवानी में सुधार की बहुत गुंजाइश है। गंदगी के ढेर पड़े हैं, पानी की समस्या है, लोग आए दिन बेचारी हमारी बहनें माताएं मटके ले लेके प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये बिजली की भारी प्रॉब्लम है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब वो तो जो जिम्मेवारी है जिसकी, आप उनसे जानिए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपने एमएलए बनाए थे, रातों रात आपने एक माहौल बदल दिया था शहर का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति से कोई नेता एमएलए नहीं बनता। एमएलए तो सारी जनता का रुझान होता है ना। जब चलो चलो मैंने आपकी बात पकड़ के ठाया तो आपने था, आपकी स्टेज को ऊपर थे, चलो आपकी बीच में खड़े थे आप उस टाइम, कौन खड़े थे आप? आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन नो बताओ पिछली बारी विधायक बने क्या मैं था उस टाइम पार्टी में? अब की बार क्यों? उससे पिछली बारी पार्टी, अब की बार क्या था? नहीं, उससे पिछली बारी पार्टी में जब वो था क्या मैं था? नहीं, आप मैं देखो मेरी बात सुनो, जहाँ तक पार्टी का सवाल है ना, ये जो पार्टी के बड़े नेता लोग हैं ना, वो एक कार्यकर्ता को एक लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा, कि भाई आपको टिकट दिलाएंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे। चित्रपाल वाला नारा जैसा है दादा, कोई दादा हाँ कोई बढ़ते दादा 75 पार नारे वाले जैसा हाल कर दिया। अब की बार भी चेयरपर्सन सीट के लिए भाई भाजपा सब खत्म की मान लग रही है, क्योंकि जो देखा वो भाजपा तरतीब में बैठे। 75 की बात नहीं कर रहा मैं, 75 पार की बात नहीं कर रहा मैं, उन नेताओं की बात करता हूँ जो कि पार्टियों को ग्रुप में बांट देती है। कुछ लोग उस नेता के पीछे, वो बेचारा एक कार्यकर्ता अपना पसीना बहाता है, अपने घर से पैसे लगाता है, जिसका ब्योत नहीं होता वो भी पैसे लगाता है, और आखिर में उसको धत्ता बता के एक किनारे पर कर देते हैं। मेरा अपना राजनीतिक जीवन 50 साल का है। 50 साल में मैंने अपना राजनीतिक जीवन में बहुत नेताओं को देखा। अब उन नेताओं की तो बात है नहीं। अब इस प्रदेश को बनाने में चौधरी देवीलाल का, पंडित भगवत दयाल का विशेष योगदान था। जो उनकी कार्यशैली, उनकी बातें तो अब कोई कहने वाला है नहीं। आज आप देखिए, अगर हिंदुस्तान में भिवानी छोटी काश के नाम से अगर किरोड़ी जी के इनके सेठ किरोड़ी मल्हार के इनके नाम से अगर भिवानी जानी जाती है, वहीं राजनीति क्षेत्र में पंडित नेकी राम का नाम भी लिया जाता है। पंडित नेकी राम शर्मा इतने बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिनको राष्ट्रपति जी खुद किलंगा गांव में आके और उनकी उस पे उनके घर पे जाके उनको एक देखने आए। अचानक आज देवीलाल की कुकरी याद आई। चौधरी देवीलाल को कौन नहीं जानता यार? चौधरी देवीलाल का तो इस प्रदेश को बनाने में विशेष योगदान रहा है। कमाल है, मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनकी कार्यशैली है। आज आप जो लोग पेंशन ले रहे हो, आज वो भी ताज़ा बाहर आया है, छुट गया है, बड़ी हो गया है। उनकी बात से उनसे चौधरी देवीलाल के साथ क्यों जोड़ रहे हो? चौधरी देवीलाल तो इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने तो आज जो लोग पेंशन ले रहे हैं उसका सारा श्रेय अगर ले हम चौधरी देवीलाल को देते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनसे आप मत जोड़िए। चौधरी देवीलाल एक सर्वप्रिय नेता थे। चौधरी देवीलाल छत्तीस बिरादरी के नेता थे। चौधरी देवीलाल को उनके परिवार से मत जोड़िए प्लीज़। अगर ये जाति होगी उनके साथ, आज पुराने घर की याद से नहीं, ये जाति होगी। अगर आज पुराने घर की याद से नो, क्वेश्चन डजंट राइज। नहीं, क्वेश्चन डजंट राइज। क्वेश्चन डजंट राइज। चौधरी तक हाथ बढ़ाया करती, हाँ या ना? चौधरी देवीलाल को पारिवारिक पृष्ठभूमि से मत जोड़िए। चौधरी देवीलाल छत्तीस बिरादरी के नेता थे और उन्होंने किसानों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए काम। आज जो लोग पेंशन ले रहे हैं, आज से वो 2500-3000 रुपये हो गए, वो सरे चौधरी देवीलाल को। बहुत सारे काम अगर मैं गिनाऊँ तो वो बात नहीं। पंडित भगवत दयाल शर्मा इस हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने संघर्ष किया, कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनकी समाधि तक में जाने के लिए कोई मंत्री, कोई एमएलए को टाइम ही नहीं मिलता। बड़ा घर बैठ गया बाबा। आज जो सिस्टम है ना, आज लेटेस्ट टाइम आ गया। आज नया जमाना आ गया। जमाना कौन बदला? बड़ा घर बैठ गया, ईसों बैठ गया। ए बात की जमान को नहीं बाबा। मेरे को अपनी बात पूरी करने दो प्लीज। पंडित नेकी राम शर्मा इस प्रदेश के नहीं, इस देश के फ्रीडम फाइटर थे जी। 88 में चौधरी देवीलाल ने जी फ्रीडम फाइटर्स के गांव से मिट्टी मंगवाई थी जी, और गवर्नर हाउस में एक भव्य समारोह किया गया था। तो मैं भी वहीं था, विधायक था, चौधरी देवीलाल भी बैठे, खुर्शीद अहमद होया करते शिक्षा मंत्री उस टाइम। तो मैंने वहाँ आकस्मिक एक सवाल रख दिया। मैं कहा चौधरी साहब, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस समारोह पे,
आपने कभी ये देखा कि इन फ्रीडम फाइटरों के परिवारों की क्या हालत आज? जी। मैं पंडित नेकी राम की पुत्र वधू और उसके पुत्र को खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी। और उनकी पुत्र वधू हमारे भाई सुरेश शर्मा थे जो पीछे संरक्षित हार गए, उनकी पुत्र वधू ने जेबीटी कर रखी थी और खुर्शीद अहमद जी को मेरे सामने ये कहा कि उनकी अपॉइंटमेंट करके जो गली के पास स्कूल हो ना उसी स्कूल में लगाओ। जी। और वो काफ़ी टाइम तक पढ़ने का दिनोद गेट के पास में जो स्कूल है उसमें वो टीचर अध्यापिका रही। जी। अब जब तक जिस देश में जिस प्रदेश में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं होगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को नहीं संभाला जाएगा, जो समाज सेवी संस्थाएं उनको नहीं आगे लाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये बढ़िया बात नहीं है। आज पंडित नेकी राम का सारा परिवार भिवानी से पलायन कर गया। जी। उनका एक पुत्र जालंधर बैठा है और एक पुत्र का परिवार गुड़गांव मतलब पलायन कर गया यहाँ से। ये अफसोसजनक बात है। सरकार को चाहिए ध्यान देना उन परिवार, जब इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है तो उसमें थोड़ा सा क्या आप लोग अभी समझे नहीं होगे, आप समझ गए इग्नोर करने लग रहे हो सरकार की बातें, सरकार की जो नीतियाँ हैं आज के दिन? नहीं, सरकार की नीतियों के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं सरकार का कोई हिस्सा नहीं हूं ना। इग्नोर तो हो रहे हैं ना। नहीं, मैं इग्नोर कैसे हो रहा हूँ? मेरा अपना देखो, आपको मैं ईमानदारी से बताऊं एक बात कि मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में किसी नेता को आज तक टिकट के लिए नहीं कहा। तो पद तो है, कद है। सुनो मांगो किस तरह, किस हक से मांगोगे? सुनो, मैं मंत्री रहा, डिप्टी स्पीकर रहा, मुझे चौटाला साहब ने 2005 में दोबारा बिना एमएलए का कैबिनेट का रैंक देकर चेयरमैन बना के मुझे सम्मान दिया। मैं सारी पोस्ट एंजॉय की, मैंने चेयरमैन एचएलआरडीसी भी रहा, ब्यूरो का चेयरमैन भी रहा, मैंने सारी पोस्ट एंजॉय की। मैं आपके सामने कैमरे पे ये कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी नेता को ना तो किसी पोस्ट के लिए कहा कि मुझे ये बना दो। मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया ना, उस दिन भी मुझे ये नहीं पता था मुझे डिप्टी स्पीकर आज बनाया जाए। मुझे मंत्री की शपथ दिलाई, उस दिन भी मुझे नहीं पता था आज तुझे मंत्री बनाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी नेता को ये नहीं कहा अभी मुझे ये पोस्ट दे दी या टिकट दे दी या मुझे चुनाव लड़ा दे। तो मैं इस पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी को किस बात का उलाना दूँ कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है? जब मैंने कोई डिमांड ही नहीं की, मैंने कोई मांग ही नहीं की, तो मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए है कि नेता की तो छवि अपने आप काम से दिख जाती है, उसका बैकग्राउंड देखे तो पता चल जाता है। मोदी जी, खट्टर जी कहते हैं बार बार भाई नेता की तो छवि काम करती है, तो क्या आपकी छवि रही तो काम किया आपने? फिर ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और उसके अंदर बड़े बड़े धुरंधर बैठे। कि आप नेशनल से कम हो? बहुत धुरंधर बैठे। तो क्या आप नेशनल से कम हो गया? नेशनल का तो मेरा कोई लेना ही देना नहीं है ना। अच्छा। नो, प्रदेश में? नो, मैं अपने प्रदेश में अपने उसमें मेरी अपनी जितनी जानकारी है मैं वहाँ तक सीमित हूँ। अच्छा। दूसरा, मैं इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, किसी बात का भी कोई आक्षेप या कोई उस पर कोई उलाना या कोई वो नहीं दे सकता। क्यों कि मैंने कोई डिमांड ही नहीं की कभी। अच्छा। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भाई तो डिमांड बड़ा करता करोगे या फिर भाजपा करोगे? मैं कौन हूँ करने वाला? मैंने चुनाव नहीं लड़ना। बात तो मीटिंग तो करेंगे। मैंने कोई मेयर का चुनाव लड़ना है कोई जी? ये तो पार्टी, हमारा जो संगठन है वो फैसला करेगा, बच्चे फैसला करेंगे, मेरा क्या लेना देना उस बात में? मैं बड़े परिवार का संरक्षक हूँ। उसकी मीटिंग में जो बच्चे फैसला लेंगे, जो युवा साथी, हमारी बहनें, हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, वो जो फैसला लेंगे वो उस पर हम निश्चित रूप से कायम रहेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कि बड़ा परिवार अपने संगठन की तरफ से निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि चुनाव जरूर लड़ेगा। वही लड़ेगा। हाँ, तो अगर भाजपा के मुख्यमंत्री जी की बात करें प्रदेश के लिए, तो कितना करोड़ रुपए दिया नगर परिषद? तो इतना तो अनुमान बताएं थोड़ा। नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं ना, मैं उसके बारे में क्या बताऊं। देखो, ये तो सामने ही है, सारा रिकॉर्ड की बात। आप RTA लगा के निकल वाले हो, कितना पैसा है कितना नहीं, मिल जाएगा आपको सारा। दादा, जिस हिसाब से पैसा दिया तो क्या उस हिसाब से लगता है कि शहर के अंदर सार्थक काम कितने होया या फिर सिर्फ पैसों की बोरी भरी गई? जब मुझे यही नहीं पता अभी कितना पैसा दिया तो मैं उसके बारे में क्या बताऊँ? दशा क्या शहर की? नहीं, दशा खराब है, दशा निश्चित रूप से खराब है। भिवानी छोटी काशी के नाम से जो मशहूर भिवानी थी, आज वो एक गाँव से भी बदतर हालत है। आप जाके देखिए बाईपास पे सड़क की हालत। 100 करोड़ से ऊपर की बताई जाए। मुझे नहीं पता इस बात का भाई किसको कितना पैसा मिला, किस काम के लिए मिला। मैं ये जानता हूँ
कि भिवानी आज समस्याओं से जूझ रहा है। आप बाईपास पे जाके देखो, शहर के अंदर देखो, गंदगी, ढेर, टूटे रोड, बिजली की भारी समस्या, नीचे तार लटक रहे हैं। और अब देखिए, पीछे भगवान ने लोगों की परीक्षा के लिए एक कोरोना बीमारी, महामारी के रूप में यहाँ आई। अब उसके अंदर हमारी सामाजिक संस्थाओं ने मदद भी की है लोगों की, ऐसी बात नहीं है कि सामाजिक संस्थाओं ने की, लेकिन एक जो सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं गरीब आदमी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और मेरा पढ़ाई भी ये भी है, एक तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना डॉक्टर्स के, इनके ऊपर चेक होना चाहिए। इन्होंने मनमानी की, उनके ऊपर कोई चेक नहीं था। जो गरीब आदमी आ गया उसको किसी तरह से भी उसके ऊपर रिकवरी कर ली। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठ गए, जो कि मैं ये समझता हूँ सरकार ने इस बारे में कोई ना कोई इन पर अंकुश जरूर लगाना चाहिए। दादा, नेता पार्टी क्यों बदलते हैं और किस कारण से बदले जाया करें, थोड़ा विस्तार। मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि पार्टी नहीं है, पार्टी के ठेकेदार हैं। ये कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं। उनको बताया था मैंने अभी पहले कि कार्यकर्ता का पसीना बहाएंगे, उसको लॉलीपॉप देंगे कि भाई मैं आपको मेयर की टिकट दूंगा, आपको मैं एमएलए की टिकट दूंगा, मैं एमपी का चुनाव लड़ाऊंगा, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, और उसको 5 साल तक घसीट के इस पोजीशन में ला खड़ा कर देंगे कि वो बेचारा हैंड टू माउथ हो जाए। दादा, वो ठेकेदार है कौन? सारी पार्टियों में। किस रूप में है? सारी पार्टियों में, किसी पार्टी में देख लो, किसी पार्टी में। अब देखो दादा, आज आपने ये बात कहने का है, बुरा मत माना दादा। जब आप एक पदाधिकारी भी हो, पार्टी के अंदर एक छवि भी रखते हैं और बैकग्राउंड परिवार से भी, भाई डीएनए के रूप में राजनीति देखी जा सकती है, चाहे डिप्टी स्पीकर के रूप में, चाहे एमएलए के रूप में। तो दादा, आज आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इन आरोपों की आपने कभी छानबीन करने की कोशिश की कि गलत कौन है यार? ये भाजपा के अंदर ये बदनाम, भाजपा बदनाम हो रही, तो वासुदेव शर्मा बदनाम हो रहा आज के दिन। तो अरे नहीं, बात आप तो बात भाजपा के ऊपर ले जा रहे हो। मैं भाजपा अकेले की बात नहीं करता। साहब तो भाजपा चल रही है, सिस्टम तो भाजपा के हाथ में। अरे नहीं, सिस्टम कांग्रेस का भाजपा के हाथ में कैसे है? इंडियन नेशनल लोक दल का कैसे है? कोरोना तो फिर आपका भाजपा में है दादा, है कोरोना तो भाजपा के अंदर ही आ रहा है, आपके कार्यकाल के अंदर ही आ रहा है। नहीं, कोरोना के लिए मैं बता रहा हूँ ना, कोरोना के बारे में जो एक आम आदमी को, एक असहाय आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो चिकित्सक सुविधाएं जो देने चाहिए थी, वो नहीं दे पाए, और ये गलत है। उस सिस्टम को अब भी सुधार लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ, मैं सुनता हूँ कि अगर तीसरी लहर डेल्टा और आ गई तो उससे भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? एक गरीब आदमी, एक असहाय, एक जिसके पास कोई साधन नहीं है। अरे आप लोग तो तगड़े आदमी हो, आप तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा बैठोगे, एम्स में चले जाओगे, गंगाराम में चले जाओगे, वेदांता में चले जाओगे, मेट्रो में चले जाओगे। एक आम आदमी बेचारा जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, मर जाएगा वो, उसके पास इलाज क्या है? उसके पास तो आखिर मरना ही पड़ेगा। तो ये इस बारे में मेरी एक सोच है कि सरकार ने इस बारे में जल्दी और मजबूत फैसले लेके लोगों को इस महामारी से बचाने का प्रयास करना चाहिए। चलो दादा, आपकी छोटी काशी को अगर काम के आधार पर नंबर दे, नगर परिषद के कार्य के कोई नंबर ही नहीं है। मैं कहने लग रहा आपको, भिवानी जैसी दुर्दशा तो किसी कस्बे की भी नहीं है। आप भिवानी को तो एक गांव से तुलना करें, भिवानी शहर से नहीं, भिवानी की तुलना किसी गांव से करिए। उस गांव में भी वो सरपंच बेचारा सुबह शाम घूम फिर के देख लेता होगा भी कहाँ पानी नहीं है, कहाँ गली में पानी। दुर्भाग्य क्यों हो रहा है? फिर दुर्भाग्य हो क्यों रहा है? दुर्भाग्य तो ये है कि सारा सिस्टम है ना, वो अधिकारी वर्ग के अंदर है, के पास है। अच्छा, जो पावर है ना, और उसके ऊपर कोई नकेल नहीं है। अच्छा, तो सिस्टम फेल है। सिस्टम फेल है तो सिस्टम तो फेल है ही। मैं बताने लग रहा कि भिवानी का मुकाबला किसी कस्बे से, गांव से करिए, शहर से ना करिए। दादा, बड़ा घर आपके ऊपर विश्वास जता होगा, बड़ा परिवार विश्वास जताता है, तो
आप अपने परिवार से पुत्र वधू गृह में किसी और महिला गृह में उठाएंगे और वहाँ कुर्सी पे विराजमान हो जाते हैं आपके परिवार के पुत्र वधू गृह में, आपके परिवार के मैड बेटे गृह में, तो 5 काम ऐसे क्या करोगे जो बदलाव की जरूरत है? अरे गुरु, कामों की तो झड़ी लगी है, तकलीफ़ों की तो समस्याओं की तो झड़ी लगी हुई है। सबसे पहला जो काम है शहर की सफाई व्यवस्था पे। एक दूसरा काम शहर के सड़कों की हालत खराब हुई है। 2 तीसरा काम चिकित्सक सुविधाएं देने का काम है। 4 चौथा काम आपका जो पानी की समस्या है उसको दुरुस्त करने का काम है। 5वां काम यह है कि लोगों में एक दूसरे से मेल मिलाप करके इन समस्याओं से निजात दी जाए, मिलाई जाए। उनको कानून व्यवस्था को मजबूत करके उनका तालमेल बनाया जाए, जो कि लोगों पुराने काशी के नाम से भिवानी को दोबारा याद किया जाए और लोगों में एक चैन, अमन, सुख, शांति, समृद्धि आए। चलो, थैंक यू। आज देखिए आप, मोटी समस्या क्या है भिवानी में? आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है। यहाँ बीटीएम, टीआईटी, मोता, एफर्ट, मिल्क प्लांट, अनेकों ऐसी संस्थाएं थी जिसमें हमारे जब सिटी बजा करती ना मिल की, तो हजारों वर्कर बाहर निकला करते और दाल रोटी की समस्या किसी को नहीं थी, तकरीबन अपना पेट पाल रहे थे। किसी सरकार ने, मैं इस सरकार बीजेपी की बात नहीं कर रहा, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी, ये जो इनके जो मालिक हैं उनसे सरकारें के बड़े नेता साठ गांठ करके कोई नहीं सुनता। अन्यथा ये संस्थाएं दोबारा चालू कर देना तो भिवानी की 90% ये जो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। मेरी अपनी सोच है। अगर मेरे परिवार में या मेरे बड़े परिवार का किसी साथी को चुनाव लड़ा और उसको ये सौभाग्य मिला भिवानी, तो हम दिखाएंगे भिवानी का विकास करके भी कैसे होता है। दर्द है मन में, और ये दर्द कभी न कभी पूरा जरूर होगा, क्योंकि बताया, हालात से वाकिफ करवाया, क्योंकि बड़े चेहरे रहे, प्रदेश की राजनीति की है तो छोटी राजनीति में जाना भी पद के गलत के बराबर नहीं मानना था। तो यही बताया बैठ के अंदर भिवानी की दशा की बात की जाए तो ना के बरोबर पैसा भी आया, कहाँ गया, कहाँ लगा, किसकी कमी रही, कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन सार्थक बात ये, लेकिन हाँ, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात और भी कही कि भिवानी का मुकाबला आप शहर के बजाय गांव के किसी ऐसे काम से कीजिए जिसकी उसकी व्यवस्था भी ठीक ना हो, लेकिन उससे अगर बेहतर है, बदतर है, तो भिवानी छोटी काशी देखी जा सकती है। ये कहा वासुदेव जी ने। अगर अपना बड़ा परिवार अगर अनुमति देगा, आशीर्वाद देगा, तो अब की बार वासुदेव परिवार से भी कोई पुत्र वधू गृह में, महिला गृह में, निर्दलीय हो या टिकट के ऊपर हो, चुनाव की डंका जोर से मारेगा। JN सिन्नू से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।